हेलो दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज दोस्तों बात करेंगे हम हिंदी सब्जेक्ट के विषय में और यहां पर दोस्तों आज हम विशेष अध्ययन में 10 मार्क कैसे कंप्लीटली हासिल करने हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हिंदी के पेपर में विशेष अध्ययन ये जो विभाग 3 होता है 10 मार्क के लिए, ये पूरे के पूरे आपके हाथ के मार्क्स हैं, ये पूरे आप वसूल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके। और इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या एक्सप्लेनेशन है, किस तरह से आप ये 10 मार्क पूरे के पूरे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों बात करूं विभाग 3 विशेष अध्ययन की, तो याद रखिए दोस्तों 10 अंकों के लिए है और यहां पर एक पद्यांश होगा लगभग 8 से 12 पंक्तियों में और ये 6 मार्क्स के लिए होगा, जहां 3 कृतियां आपको दी गई होंगी। जी हां, आकलन कृति होगी एक छोटी सी 2 मार्क के लिए, शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए, यहां पर 2 मार्क्स के लिए शब्द संपदा होगी। अभिव्यक्ति का एक क्वेश्चन होगा पर्सनल ओपिनियन टाइप 2 मार्क के लिए और लघुत्तरी उत्तर होंगे यहां पर 80 शब्दों में आपको लिखने होंगे, 2 में से 1 4 मार्क्स के लिए। जी हां, तो ये पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाया विशेष अध्ययन का जो आपके पेपर का विभाग 3 है। और दोस्तों इसी को आज के एक ही वीडियो से आप क्रैक कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों आप देखिए ये आसान इसलिए है क्योंकि ये जो विशेष अध्ययन है, जी हां ये जो विशेष अध्ययन है, इसको 10 मार्क पूरे के पूरे हासिल करने के लिए यू हैव टू स्टडी ओनली 1 चैप्टर, सिर्फ एक ही चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 कनुप्रिया। एक्चुअली में से कई लोग चैप्टर नहीं भी कहते हैं। ये जो है दोस्तों ये कविताओं का संग्रह माना जाता है और यहां पर 4 अलग अलग चीजों का मिक्सचर करके एक पूरा पाठ बनाया गया जिसका नाम है कनुप्रिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही चैप्टर जो है पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, इसी के अलग अलग हिस्सों को समझने वाले हैं। एकदम सरल अर्थ में इसको समझा दूंगा ताकि आप जो है पूरे के पूरे 10 मार्क जो हैं हासिल कर सकें। जी हां, जैसा कि मैंने बताया विशेष अध्ययन का पैटर्न जो है बहुत ही सिंपल सा है। आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, ऐसे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कुल मिलाकर के 6 मार्क्स और लघुत्तरी प्रश्न होगा, 2 में से 1 लिखना होगा 4 मार्क्स के लिए। तो ये इसका पैटर्न है। कनुप्रिया की ओर रुख करते हैं और चलिए समझ लेते हैं कि कनुप्रिया में एग्जैक्टली क्या है कहानी कनुप्रिया की और किस तरह से 10 मार्क पूरे के पूरे हम हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया जो हमारे बहुत ही पॉपुलर कवि हैं, नाम है धर्मवीर भारती जी। और दोस्तों ये धर्मवीर भारती जी जो हैं कई कृतियां लिख चुके हैं, कई जबरदस्त अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और कई काव्य नाटक भी लिख चुके हैं, साहित्यिक रह चुके हैं बहुत जबरदस्त। इनकी कई कृतियां जो है बहुत ही पॉपुलर भी रह चुकी हैं और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास इन्होंने लिखा है, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह जिसे कहा जाता है और जिसकी कई चर्चाएं अलग अलग जगहों पर हो चुकी हैं क्योंकि महाभारत जैसे महान विषय को भी छू करके गुजरता है। कनुप्रिया एक जबरदस्त ये यहां पर काव्य संग्रह आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसकी विशेषता या हम कहें धर्मवीर भारती जी की विशेषता क्या है, तो आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है मूर्धन्य साहित्यकार के रूप से प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया आपकी अनोखी और अद्भुत कृति है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध जिसका हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान है, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन, धर्मयुग के वर्षों तक संपादक, आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तो आप समझ सकते हैं जिसको पद्मश्री मिला है ऐसे श्री डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का एक कविता संग्रह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त इनका मैंने आपको अभी जो परिचय बताया इससे ही आपको समझ गया होगा क्या इनका जो है जबरदस्त एक पर्सनालिटी रहा है और किस तरह से ये बहुत पॉपुलर रहे हैं साहित्य के जगत में। दोस्तों हम बात करें अगर कनुप्रिया की, तो कनुप्रिया यानी राधा जी। जी हां, कृष्ण की राधा और कृष्ण की सबसे प्रिय जिसे माना जाता था वो राधा जी। कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित कृति है। तो यहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझनी है कि भाई ये कनुप्रिया एग्जैक्टली क्या है, तो दिस इज अ कॉम्बो है। ये काय का कॉम्बो है बॉस, तो ये कॉम्बो है भाई प्रेम कहानी और युद्ध की कहानी का। यहां पर वर्णन जो है ये आपको राधा जी के एंगल से यानी उनके ही पर्सपेक्टिव से किया गया है और राधा जी जो हैं वो पूरी तरह से एक
क्वेश्चन आंसर या हम कह सकते हैं कई सवाल पूछ रही हैं और कई चीजें वो वर्णन कर रही हैं अपनी भाषा में और जबरदस्त तरीके से वो समझा रही हैं कि किस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ और किस तरह से कृष्ण की भूमिका उसमें बहुत जबरदस्त थी। हालांकि कृष्ण ने क्या त्याग करके किस तरह से इस युद्ध भूमि में हिस्सा लिया और किस तरह से उन्होंने राधा को छोड़ करके किस तरह से युद्ध भूमि में अर्जुन का साथ देते हुए युद्ध लड़ा और युद्ध जीताया पांडवों को, ये पूरी कहानी राधा जी के मुख से हम उनकी पर्सपेक्टिव से हम सीख रहे हैं, यहां पर समझने वाले हैं। तो बेसिकली कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। ओके, कृति में बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। जी हां, यहां पर बताया गया कि प्रेम सर्वोपरि है। युद्ध जो होता है ये हमारे हाथों में होता है, हम उसे करें ना करें, लेकिन प्रेम जो है ये सर्वोपरि होता है। हमें प्रेम से ही दुनिया जीतनी चाहिए। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती हैं। महाभारत युद्ध में हुई जीत हार, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता यानी कितना खतरनाक ये युद्ध था, वो सारी बातें यहां पर करती हैं। कौन जीता कौन हारा वो भी बताती हैं राधा जी। सैन्य संहार, कितने लोगों की बलि यहां पर चढ़ गई, कितने लोग मारे गए, चाहे वो जीतने वाले हों हारने वाले हों, सभी का यहां पर संहार हुआ, आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ तर्क संगत संवाद इस काव्य में 4 चांद लगा देता है। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको एक सिनॉप्सिस मिला होगा कि कनुप्रिया एग्जैक्टली क्या है। तो इट इज ऑल अबाउट द लव स्टोरी बिटवीन कृष्ण भगवान एंड राधा जी, एंड साथ ही साथ वो महाभारत का एक एंगल भी है जहां पर राधा जी जो है बार बार झंझोड़ते हुए पूछती हैं कि यार क्यों चले गए मुझे छोड़कर और क्यों इस युद्ध का तुमने हिस्सा लिया। चलिए सरल अर्थ आज जान लेते हैं। जो 4 अलग अलग हिस्से हैं कनुप्रिया में, 4 अलग अलग पोएम्स जिसे हम कह सकते हैं और उन्हीं का मिक्सचर यहां पर दिया गया। मैं ये भी बता दूं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स भले ही 4 अलग अलग चीजें हैं यहां पर, लेकिन चारों एक तरह से कई लोग ये भी कहते हैं कि ये चारों एक ही चीज हैं। दे आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वन इवेंट। लेकिन अगर इसको आप अलग अलग भी पढ़ेंगे तो इनका अलग अलग भी एक परिपक्व, एक कंप्लीटनेस भी आपको समझ में आएगा। जैसे सेतु में है या इसके अलावा अमंगल छाया, ऐसे अलग अलग सेक्शंस जरूर है लेकिन वो एक ही स्टोरी का हिस्सा है, ऐसा आपको समझना है। इट इज ऑलवेज कंप्लीट। जैसे बाहुबली 1 और बाहुबली 2, भले ही दोनों अलग अलग देखोगे तो भी आपको चीजें समझ तो आ ही जाएंगी। गोलमाल फिल्म भी आप देखेंगे, सब अलग अलग हैं, अलग अलग समझ आ ही जाएंगे, लेकिन एक्चुअली दे आर अ फ्रैंचाइज, दे आर वन मूवी इन ऑल। वो एक ही चीज से बनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। और उसी तरह से यहां पर भी दोस्तों ये जो कनुप्रिया है ये भले ही 4 कविताओं का संग्रह है लेकिन एक्चुअली में इट इज वन कंप्लीट थिंग। चलिए शुरुआत करते हैं कविता का सरल अर्थ समझते हुए। सबसे पहले बात करते हैं सेतु में। सेतु का अर्थ मैं पहले आपको समझा दूं दोस्तों। सेतु एक ब्रिज, एक पुल होता है और यहां पर राधा जी जो है वो कह रही हैं कि मैं एक सेतु बनकर के रह गई और कृष्ण जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए और कई लोग यहां से वहां हो गए मुझ पर पैर रख करके। क्या है कहानी, चलिए समझते हैं। राधा कहती हैं, हे कनु यानी कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह चला गया, लेकिन बलि मेरी ही चढ़ी। मेरे ही सिर पर पैर रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। यानी दोस्तों यहां पर एक वीरांगना की तरह एक राधा जी जो है वो एक दर्द छलकाते हुए कह रही हैं कि यार इतिहास जो है वो तुम्हें ले गया मेरी बाहों से। तुम थे, मेरे साथ थे, लेकिन कब तुम चले गए मुझे भी पता नहीं चला और तुम मुझे एक सेतु की तरह यूज करते हुए बस चले गए इस युद्ध के अंदर। हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया? ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है जो कि बहुत ही सरल तरीके से समझा रही हैं राधा जी। कह रही हैं तुम लीला, जिसे हम हमेशा से जानते हैं कृष्ण लीला जिसे हम कहते हैं, जहां गोपियां, जहां वृंदावन का रास हो या गोकुल के अंदर जो नटखट चीजें हमारे नंदलाल कृष्ण भगवान करते थे, वो लीला क्षेत्र से अचानक कब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए और कब तुमने इतनी अलंघ्य दूरी यानी इतनी लंबी दूरी को लांघ लिया और किस तरह से तुमने वहां पर भी एक सारथी का किरदार निभाया, अर्जुन का साथ देते हुए तुमने पांडवों को युद्ध जिता दिया। तो यार क्या तुमने मुझे ही सेतु बनाकर यूज कर लिया? तुमने कभी ये सोचा नहीं कि मैं यहां अकेली छूट गई और तुम उस तरफ चले गए? अब इन शिखरों और मुक्ति घाटियों के बीच बने सोने के पतले और गुंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है।
जिसे जाना था वह चला गया है। क्या बात कही है यहां पर राधा जी ने? राधा जी कहती हैं कि अब तुम तो चले गए, मैं यहां पर अकेली रह गई, मेरा तो शरीर जो है वो एक पुल की तरह तुमने यूज कर लिया। लीलाएं तुम्हारी और मेरी जो है इस संसार में अभूतपूर्व तरीके से फेमस तो हो गई, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ करके उस युद्ध में चले गए। और आज इसीलिए राधा जी कहती हैं कि मैं सेतु, तुमने मुझे यूज कर लिया, जिसे जाना था, यानी कृष्ण भगवान जो थे उन्हें जाना था और वो चले गए, मुझे इस्तेमाल करते हुए एज अ सेतु। उम्मीद करता हूं ये पहला जो है कविता का सरल अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे की बात करते हैं, यह है अमंगल छाया। और यहां पर अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे राधा। यहां पर एक डायलॉग है और डायलॉग कन्वर्सेशन जो है वो दोनों राधाओं के बीच है। तुम कहोगे सर दो राधा, मैं कहूंगा भाई ये एक जो है ये एक काल्पनिक राधा है जो दूसरी राधा से बात कर रही है। और वो बात क्या कर रही है, तो वो एक सिंपल सा कन्वर्सेशन करते हुए कह रही है कि यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। एक राधा दूसरी राधा से कहती है कि तुम यार हमेशा कृष्ण को पेड़ के नीचे बांसुरी बजाता हुआ देख करके गुजरती थी, और उस मार्ग पर जो तुम आती थी सिर्फ कनु को देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, आज तुम उस मार्ग से लौटना मत। क्यों मत लौटना? क्योंकि यार ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहे हैं कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 औक्षहीणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। यानी दोस्तों कृष्ण भगवान जो है युद्ध में भाग लेने चले जा रहे हैं। और इसीलिए एक राधा दूसरी काल्पनिक राधा से ये कहती है, जो प्रेम में कृष्ण के है, उस राधा से कह रही है कि आज तुम इंतजार करती हुई उस पेड़ के नीचे मत चली जाना, क्योंकि आज तुम्हें वहां पर सिर्फ युद्ध के नगाड़े सुनाई देंगे, वहां पर सिर्फ तुम्हें धूल दिखाई देगी, जहां पर आभास तुम्हें ऐसा होगा कि सेनाएं जो हैं युद्ध लड़ने के लिए जा रही हैं। हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा, लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि अब वो प्यार करने वाला ही नहीं रहा है, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं। बहुत ही सिंपल सा यहां पर कन्वर्सेशन, जहां एक राधा जो प्यार में राधा है उसे कह रही है कि अब तुम उस रास्ते पे मत जाना, तुम्हारा प्यार घायल हो चुका है, तुम्हारा प्यार करने वाला जो है वो युद्ध के लिए निकल रहा है। हे राधा, मैं मानती हूं कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है, मैं मानती हूं कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो, मैं मानती हूं कि यह अखंड सैनिक तुम्हारे उसके हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में लड़ने वाला किसी को नहीं पहचानता। वो सिर्फ जानता है अपने युद्ध को, वो सिर्फ जानता है जीत को, वो सिर्फ जानता है शौर्य को। और इसीलिए हे बावरी, इस मार्ग से दूर हट जा। यही कह रही है वो राधा जो अवचेतन में है, जो सच्चाई को देख रही है, जो देख रही है कि कृष्ण जो है वो युद्ध के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए वो चेतन यानी ड्रीम्स में जो खोई हुई, प्रेम में जो पड़ी हुई राधा है ना, उसे कह रहे हैं कि अब उस मार्ग से हट जाओ, तुम बीच में मत आओ। यह आम की डाली तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी जब तक तू यहां नहीं आती थी। सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें तेरा करता था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों की तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाएं में यह डाल उलझती है, अटकती है। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए राधा कहती हैं कि भाई, जो डालियां थी इस पेड़ की, जो प्रिय थी कृष्ण की, और जहां बांसुरी बजाया करते थे कृष्ण तुम्हारे नाम से, अब वो डालियां कटने वाली। क्यों? क्योंकि यहां से बड़े बड़े रथ गुजरने वाले हैं, और रथों के ऊपर जो पताकाएं लगी हुई हैं उसमें कहीं ये डालियां अटकती हैं, उलझती हैं, और उनसे ही वो कट करके गिरने वाली है। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे यह छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है, अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं गांव वालों को भी स्वागत करना पड़ेगा, सेनाओं को पुरस्कारित करना पड़ेगा, और उसके लिए गांव के जो ये सबसे बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उन्हीं की पत्तियों से तो फूल मालाएं बनाई जाएंगी।
और इसीलिए शायद ये वृक्ष भी आज नष्ट हो जाएगा। अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं? हे राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। यहां पर एक राधा दूसरी चेतना में खोई हुई राधा, प्यार में पड़ी हुई राधा से दोस्तों कह रही है कि उदास मत होना, पगली दुखी मत होना, क्योंकि आज कृष्ण जो हैं वो अब पुराने वाले तुम्हारे प्यार में पड़े हुए कृष्ण नहीं है। उनका किरदार बदल चुका है, वो अर्जुन के सारथी बन चुके हैं, वो युद्ध में जा चुके हैं, और इसीलिए तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला अब कोई नहीं है। राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। इतनी बड़ी सेना किसके पास होती है? तुम्हारा प्रेमी जो है इतना बड़ा राजा है, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है ना, और इसीलिए तुम्हें गर्व होना चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर दो कविताएं जो इंपॉर्टेंट हैं, सेतु में अमंगल छाया, इसका सरल अर्थ आपको समझ आया होगा। किस तरह से ये कन्वर्सेशन है कनुप्रिया, ये मैं आपको शुरुआत में समझा रहा हूं, क्योंकि आपको इसके ही 10 मार्क मिलने वाले हैं, तो इसको पहले समझ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्यूशंस दे दूंगा, जिसको आराम से आप पढ़ करके समझ सकते हैं आफ्टर दिस वीडियो, सो दैट आप समझ भी लें और समझ करके लिख भी पाए अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन शब्दों में। उम्मीद करता हूं आप जरूर ध्यान से इसे सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स फिक्स यहां पर आपको इसी एक चैप्टर से मिल जाने वाला है। बात करूं यहां पर तीसरी और इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह के एक और काव्य की, तो यहां पर अगला जो है वो है एक प्रश्न। राधा अपने कनु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे महान कनु। अब पहले जो कन्वर्सेशन था वो किसका था? राधा वर्सेस राधा था, दो राधाएं बात कर रही थी, लेकिन अब जो है वो एक प्रश्न पूछा जा रहा है। किससे? डायरेक्टली कृष्ण से पूछा जा रहा है, और राधा पूछ रही है, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भाववेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी, निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। मतलब मैं अज्यूम कर लेती हूं कि शायद तुमने मेरे साथ धोखा किया, शायद मैं सिर्फ इमेजिनेशन में जी रही थी, शायद वो जो पल थे वो सिर्फ बनावटी थे, सिर्फ निरर्थक थे, सिर्फ आकर्षक थे। इट वॉज ओनली एन अट्रैक्शन, नॉट ट्रू लव। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। मैं ये सब एक्सेप्ट करती हूं, मैं मान लेती हूं कि युद्ध करना अनिवार्य है, इस युद्ध में जीत हार सब बहुत जरूरी है, धर्म अधर्म सब मैं समझती हूं, सब मानने को तैयार हूं, फिर भी करूं मैं क्या करूं? सवाल सुनिएगा, बहुत ही हृदय को आपके टच कर जाएगा, दिल को छू जाएगा। फिर भी करूं मैं क्या करूं? क्योंकि आजकल की आपकी जनरेशन में शायद ऐसा वाला प्यार आपने नहीं देखा होगा। इसको जीना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, जहां राधा सच्चे प्यार करने वाली राधा कहती हैं, फिर भी करूं मैं क्या करूं? मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं ना, आई एम योर BFF फॉरएवर, और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी डरती हूं, थोड़ी सी उदास हो जाती हूं। मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है, वही दुनिया मुझे पता है जो तुमने मुझे दिखाई थी। अचानक से युद्ध वाली दुनिया तो मुझे पता ही नहीं। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उद्दांत और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम कौन हो? मेरे लिए सिर्फ तुम वही हो जो मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए तुम सिर्फ वही हो जो मेरे लिए बंसी बजाते हो पेड़ के नीचे, जो गोपियों संग रास लीला करते हो, मेरे लिए सिर्फ तुम वही हो। मुझे तुम्हारा ये दूसरा चेहरा पता ही नहीं। कनु, अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज न जाने कहां जाती हैं। नदी की धारा में बह बहकर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी हैं? आई हैव नेवर सीन दिस वर्ल्ड। मैं नहीं जानती कि ये क्या है। मुझे डर लगता है देखते हुए, क्योंकि इस नदी में मैं अपने आप को निहारती थी, घंटों तक रुकती थी। तुम यहीं हुआ करते थे। हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगन भेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है? कितना करुण सवाल है। देखिए दोस्तों, राधा पूछ रही है कि मैंने कभी ये सब नहीं देखा था, ऐसे मंजर को कभी नहीं झेला था, मैंने ऐसे मंजर को कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं समझा था, जहां इतना खून खराबा, जहां इतना बड़ा युद्ध मैंने देखा है। क्या ये सब सार्थक है? इज इट ऑल नेसेसरी? क्या ये जरूरी था? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो?
क्या इन्हें तुम बुलाते हो? इतनी लाशें, लाशों का ढेर, उन पे गिद्ध मंडराते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, क्या इन्हें तुम बुलाते हो? ये प्रश्न है। जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे बांसुरी बजा करके, क्या तुम इन गिद्धों को बुलाते हो? कितना जबरदस्त यहां पर ये जो प्रश्नार्थ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हे कनु, मैंने अभी तक तुमसे जितनी समझ पाई है उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान पाई हूं कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरे समझ में नहीं आता है। आई हैव नॉट नोन यू कंप्लीटली। आज भी तुम्हारे अंदर अब मुझे एक सस्पेंस नजर आता है। मैं तुम्हें पूरी तरह जान नहीं पाई हूं, क्योंकि मैं सिर्फ उतने ही कृष्ण को जानती थी जो मेरे साथ रहते थे, जो बंसी बजाते थे, जो रास लीला करते थे। मैं इस कृष्ण को जान नहीं पाई हूं, ना कि और जो तुम्हारे अंदर है उसे भी मैं समझ नहीं पाई। हे कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है, व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड। राधा कहती हैं कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए, अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है, मुझे बताओ। ये प्रश्न पूछती है राधा कृष्ण से कि यार मेरे साथ बिताए हुए वो पल क्या कलरफुल नहीं थे? क्या वो मेमोरीज नहीं थी? क्या आप सिर्फ ये युद्ध ही सार्थक है? क्या मेरे साथ बिताए हुए पल तुम भूल चुके हो? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट एन आंसर। ये पूछती है राधा कनुप्रिया। इस काव्य संग्रह के अंदर एक और यहां पर काव्य मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि कैसी पीड़ा है जो राधा जो है वो व्यक्त कर रही हैं इस काव्य के थ्रू। अगला जो यहां पर चौथा हिस्सा है वो है शब्द और अर्थहीन। ये जो है ये एक जबरदस्त कंक्लूजन आपको देगा इस कनुप्रिया चैप्टर का। शब्द 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 राधा कहती हैं, मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हे कनु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होंठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं, निरर्थक हैं। यानी कितना करुण और कितना हृदय से निकला हुआ है दोस्तों, समझिएगा। ये प्यार की बोली है और इसीलिए राधा कहती हैं, मेरे पास बैठकर तुम बोलते थे जो चीजें, आज मुझे वो सब मीनिंगलेस लग रहा है। वह कहती हैं कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली में सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। बिकॉज आई हैव हर्ड ओनली अबाउट लव विथ यू। मैंने सिर्फ प्यार के बारे में तुम्हारे से जाना है, प्यार के बारे में तुमसे सुना है। मैंने कभी इन शब्दों को तुम्हारे मुंह से सुना नहीं था। मैं रास्ते में ठहर कर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूं जिन होठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। बिकॉज आई हैव इमेजिन्ड ओनली दैट कृष्ण विथ मी, जो प्यार करना जानते थे, जो युद्ध करने के बारे में जान सकते होंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं। मुझे कुछ पता नहीं है कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही प्यार में मैं जानना चाहती हूं तुमसे कि क्या सार्थक है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हैं और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। मैं अर्जुन का रोल प्ले करना चाहती हूं। तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को कहते हो, ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है। कनु, आई वॉन्ट टू बी इन अर्जुन प्लेस, बट आई वॉन्ट टू लिसन टू दोज वर्ड्स विच आर ऑफ लव। मैं इन सब से हटकर के एक टक तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारे प्रत्येक शब्द को अंजूरी बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं। यार प्यार की ये लाइंस हैं दोस्तों, इमोशनल ये लाइंस हैं जहां पर राधा जो है प्रेम भरी निगाहों से बस देखती जा रही हैं कृष्ण भगवान को। वो अपने आप को अर्जुन समझ करके उस युद्ध भूमि में खड़ी हैं, लेकिन उन्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर के एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू, वट एवर यू आर सेइंग अबाउट दिस वॉर, आई एम नॉट एबल टू लिसन दोज थिंग्स, बट मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर से प्रेम ही हासिल करना चाहती हूं। कनु, कनु, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, वे शब्द मुझे तक आते आते बदल जाते हैं। यू आर टेलिंग ऑल दिस टू अर्जुन, आप सब ये चीजें अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन मुझ तक पहुंचते पहुंचते ये शब्द ही बदल जाते हैं।
मुझे ये शब्द राधन 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 के रूप में सुनाई देते हैं। मतलब राधा यहां पर अज्यूम कर रही है, वो सोच रही है कि मैं अर्जुन हूं और कृष्ण मेरे सामने है, तो व्हाट ही इज गोइंग टू से, वो सिर्फ वॉर के बारे में सुनना नहीं चाहती, वो सिर्फ सुनना चाहती हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं राधा 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 राधा। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं, तुम बहुत कुछ बोल रहे हो, उनकी गणना नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं और केवल मैं। यानी राधा इतना ज्यादा प्रेम में डूबी हुई है कि वो कृष्ण से निकले हुए शब्दों को समझ भी नहीं पा रही, वो सिर्फ सोच रही है कि कृष्ण मेरे ही नाम ले रहे हैं, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर इन चारों कविताओं का संग्रह जो है एक कविता के रूप में, एक चैप्टर के रूप में आपके सामने रखा गया है, और चैप्टर का नाम है कनुप्रिया। उम्मीद करता हूं ये चारों जो हैं कविताएं आप समझ पाए होंगे। पहला सेतु मैं, जहां पर राधा अपने आप को एक ब्रिज मानती है, अपने आप को एक पुल की तरह समझ रही हैं, जहां पर वो समझती हैं कि कृष्ण इन्हें यूज करके पुल की तरह लीला क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र में चले गए। दूसरे के बारे में अगर मैं बताऊं अमंगल छाया के बारे में, तो यहां पर दो राधाओं का कन्वर्सेशन है, जहां एक राधा प्यार वाली राधा है, डूबी हुई राधा है, और दूसरी राधा समझ चुकी है कि कृष्ण चले गए हैं, और दोनों के बीच का कन्वर्सेशन अमंगल छाया में प्रस्तुत किया गया है। तीसरी की बात करूं शॉर्ट में, तो एक प्रश्न, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही इमोशनल सा, और बहुत ही गुस्से में राधा पूछती हैं कि तुम युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो सब चीजें समझा रहे हो, कि मेरे वो जो शब्द थे, मेरे लिए जो तुम प्यार करते थे, क्या वो सार्थक था? क्या वो प्रश्न पूछ रही हैं यहां पर कि भैया अर्थहीन तुम्हारे जो शब्द हैं, मेरे लिए उनका कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए सिर्फ वो प्यार, वो बंसी बजाना तुम्हारा, वही मेरे लिए वैल्यूएबल है, वही मैं समझती हूं, और कुछ मुझे समझ नहीं आता। आखिर में शब्द अर्थहीन, इसके अंदर जो शब्द अर्जुन को तुम बोल रहे हो वो मेरे लिए यूजलेस, मीनिंगलेस और अर्थहीन है, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे होठों से जो निकल रहा है वो सिर्फ मैं और मैं ही है, यानी सिर्फ और सिर्फ राधे 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 ही तुम कह रहे हो। ऐसा मुझे लगता है, मेरे लिए तुम्हारे शब्द जो हैं वो अर्थहीन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कनुप्रिया के अंदर के चारों ही काव्य संग्रह के जो कविताएं हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इसी से जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं, जो आपको 10 मार्क दिला सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया है तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रश्न इससे आए कनुप्रिया से, वो आप सॉल्व कर ही पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों प्रश्न कैसे आते हैं या कैसे आने के चांसेस हैं, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, जहां आपको 10 मार्क के लिए सबसे पहले 6 और 4 का बाइफर्केशन है। 6 मार्क्स के लिए 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जहां आकलन कृति होगी, और इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शब्द संपदा 2 मार्क्स, और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न होगा 2 मार्क्स के लिए, ये 6 मार्क्स हो गए। और इसके अलावा एक लघुत्तरी प्रश्न होगा, 2 में से 1 आपको लिखने होंगे 4 मार्क्स के लिए। तो चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं, और मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ के माध्यम से भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। थोड़ा सा एक सैंपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों यहां पर आकृति पूर्ण कीजिए, जैसा ये सिंपल सा प्रश्न आ सकता है, जहां पर आपको एक सैंपल मैं यहां पर दिखा रहा हूं, सेतु के दोनों छोर, और ऐसे 2 ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर लिखना है, इसे फिल करना है। ओके, उत्तर लिखिए, ऐसा है राधा का सेतु जिस्म। अब ये 2 प्रश्न हैं, 2-2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, जिसमें आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करके ही लिखना है, आकृति पूर्ण करनी है आपको। सेतु के दोनों छोर, तो भैया एक लीला क्षेत्र है और एक युद्ध क्षेत्र है, लीला भूमि भी लिख सकते हैं, युद्ध क्षेत्र। तो इस प्रकार से 2 सेतु के अलग अलग छोर हैं, जहां पर एक तरफ राधा है और दूसरी तरफ युद्ध क्षेत्र चल रहा है। इसके अलावा ऐसा है राधा का सेतु जिस्म, तो कैसा है, तो राधा ने खुद ही वर्णन इसका किया है सेतु मैं के अंदर, जहां उन्होंने कहा सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन है, निर्थक है और कांपता सा है ये सेतु जिस्म राधा का। तो इस तरह से 2-2 मार्क्स के लिए आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके शब्द संपदा का आंसर दे सकते हैं। दूसरी कृति आ सकती है, यहां पर उत्तर लिखिए, पद्यांश में प्रयुक्त एक सुंदर वृक्ष का नाम। तो अगर आप पद्यांश पढ़ेंगे यहां पर, तो आपको यहां पर पद्यांश के अंदर ही दिखाई देगा कि पेड़ का नाम क्या है। तो राधा ने बताया कदम्ब के नीचे खड़े कनु को। तो कदम्ब के नीचे यानी कदम्ब क्या है, तो ये कदम्ब जो है ये पेड़ का वृक्ष का नाम है, और इसी का यहां पर आप उत्तर लिखेंगे। सैनिकों की गणना करने का काम आने वाला शब्द। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सैनिकों की संख्या कैसे राधा ने बताई है, तो बताई है कि भाई ये अक्षौहिणी, जी हाँ, अक्षौहिणी यानी बहुत बड़ी जबरदस्त सी बड़ी सेना है, और इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतने काउंटलेस यहाँ पर सैनिक
इस कृष्ण की सेना के अंदर मौजूद हैं। तो अक्षौहिणी ये आप इसको उत्तर में लिखेंगे शब्द। इसके अलावा दोस्तों आकलन करने में है आपको इन्हें पथ से अलग हटकर खड़ी होने की सलाह। तो एक राधा दूसरी राधा से बात कर रही है और वो कह रही है, किसको कह रही है? राधा को ही कह रही है कि तुम अब इस पथ से अलग होकर के खड़ी हो जाओ, क्योंकि यहां से सेना जाने वाली है। जब सेना जाने वाली है तो आकाश ऐसा था, तो आकाश कैसा था दोस्तों? तो राधा ने उसका वर्णन किया है और राधा ने वर्णन कहते हुए कहा है कि आकाश जो है वो धूल भरा है। यस, धूल भरा है, क्योंकि यहां से ही जो है रथ गुजरे हैं, सैनिक गुजरे हैं, बहुत यहां से जो है सेनाएं गुजरी हैं और वॉर के लिए सब गए हैं यहां से। इसके अलावा आकलन कृति, यहां पर आकृति पूर्ण कीजिए। तो उस मार्ग से कृष्ण की सेनाएं जाने की सूचक ऐसी दो आपको आकृतियां यहां पर पूर्ण करनी है। तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, ये दो चीजें आपको यहां पद्यांश में से ही मिल जाती हैं। तो ये आप आसानी से पढ़ करके जो है लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरह के दो मार्क्स के छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकते हैं। और इसके अलावा अभिव्यक्ति जो है ये भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो अभिव्यक्ति में वृक्ष की उपयोगिता, ये ओन वर्ड्स में अपने ओपिनियन को आपको लिखना है, इसमें रॉन्ग कुछ भी नहीं होगा। आप जितना लिखेंगे उसमें थोड़े कम या थोड़े ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, 0 कहीं नहीं मिल सकता। तो इसमें जरूर आपको अटेम्प्ट करना ही है। जैसे वृक्ष की उपयोगिता, तो आपको पेड़ों के महत्व के बारे में लिखना है, वृक्ष कैसे मनुष्य को काम आते हैं उसके बारे में लिखना है, और बिंदास अच्छे से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं 40 से 50 शब्दों में, ताकि आप अपने विचार यहां पर प्रेजेंट करें। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो आकलन कृतियां आ सकती हैं, जैसे आज राधा इस पथ से दूर हट जाएं, ये प्रश्न आ सकता है। आम्र वृक्ष की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, ये क्यों कहा है, ये आपको लिखना है। आकृति पूर्ण कीजिए आम वृक्ष की डाल की विशेषता। तो इस तरह से आंसर आप प्रेजेंट करेंगे। आज राधा उस पथ से दूर हट जाएं, क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि आज उस पथ से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं, कई सेनाएं यहां से गुजर रही हैं। यहां पे वो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण अब नहीं है। आम्र वृक्ष की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेग से दौड़ने वाले रथों की ऊंची ऊंची गगनचुंबी जो ध्वजाएं हैं ना, जो रथों के ऊपर ध्वजाएं हैं, जो झंडे लटक रहे हैं, वो जो फड़क रहे हैं झंडे, वो डालियों से टकरा रहे हैं, डालियां अटक रही हैं बीच में, और इसीलिए ये जो है सदा सदा के लिए काट दी जाएंगी। आकृति यहां पर जो पूर्ण करनी है, इसके अंदर आम वृक्ष की डाल की विशेषता आपको समझानी है। तो यह डाल कृष्ण की विशेष प्रिय थी, क्योंकि यहां पर ही कृष्ण बंसी बजाया करते थे। राधा के न आने पर इस डाल पर टिक कर कृष्ण बार बार बंसी में भरकर राधा का नाम टेरा करते थे, ये इसकी विशेषता है। ओके, तो इस प्रकार आप आंसर्स 2 मार्क के लिए अपने पद्यांश में से ही, इसी पद्यांश में से दे सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कैसे 10 मार्क जो है आपको हासिल करने हैं। टारगेट बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, आपको जो है ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और इसके अलावा आपका टारगेट बहुत सिंपल सा है कि आपको एकदम अच्छे से पहले ये चारों कविताओं को पढ़ना है। इसके अर्थ को मैंने ऑलरेडी इसमें समझा दिया है, तो इन चारों को पढ़िए, रीड कीजिए आसानी से, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप 10 मार्क पूरे के पूरे वसूल कर सकें। ये 10 मार्क आपके ही हैं, आपके लिए ही ये सेक्शन है विशेष अध्ययन का कृति 3 में। आपको ये पूरे हासिल करने ही हैं। ये लक्ष्य बना लीजिए, ये टारगेट बना लीजिए, और जरूर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये आपके कंफर्म मार्क्स हैं, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। जरूर मेहनत कीजिए और सफलता आप निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।